लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्जियन में छपे पॉल लेटर के इस लेख में फ्रांस और ब्रिटेन के रिश्तों की जटिलता को रेखांकित किया गया है, जो इतिहास में कभी जंग के मैदान में आमने सामने रहे हैं तो कभी एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी भी बने हैं। अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ब्रिटेन की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं, तो भव्य स्वागत के पीछे की हकीकत ये है कि दोनों देशों के रिश्ते आज भी प्यार और प्रतिस्पर्धा की दोधारी तलवार पर टिके हैं। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है और अब वे यूरोपीय बाजार से कुछ विशेष रियायतें चाहता है, जैसे व्यापार में छूट, मछली पकड़ने के अधिकार और सीमित साझेदारी। लेकिन फ्रांस इसके सख्त खिलाफ है। मैक्रो का मानना है कि अगर ब्रिटेन को ऐसे फायदे दिए गए तो यूरोपीय संघ की एकता कमजोर हो जाएगी और बाकी देश भी बाहर निकलने का मन बना सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की कोशिश कि यूरोपीय संघ से संबंधों को थोड़ा बेहतर किया जाए, फ्रांस की दीवार से टकरा रही है। लेख ये भी बताता है कि दोनों देशों के नेता घरेलू मोर्चों पर खुद भी परेशान हैं। मैक्रो के पास संसद में बहुमत नहीं है और वह दोबारा राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते। वहीं कीयर स्टारमर भले ही भारी बहुमत से आए हों, मगर उनकी पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है और उनकी सत्ता की पकड़ अभी पक्की नहीं मानी जा रही। इन सब के बीच जो चीज दोनों देशों को मजबूती से जोड़ती है, वो है सुरक्षा और रक्षा साझेदारी। यूक्रेन युद्ध और अमेरिका की पीछे हटती भूमिका को देखते हुए अब फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो यूरोप की सुरक्षा की गारंटी दें। लेख ये भी संकेत देता है कि क्या फ्रांस और ब्रिटेन अब अपने परमाणु सिद्धांतों को थोड़ा और यूरोपीय साझेदारी की ओर झुका सकते हैं। यानी अगर यूरोप के किसी देश पर खतरा आया तो क्या फ्रांस और ब्रिटेन अपनी परमाणु सुरक्षा की छतरी उनके ऊपर भी फैलाएंगे। 1995 में जब ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने कहा था कि एक की सुरक्षा खतरे में होगी तो दूसरे की भी मानी जाएगी। अब वैसी ही बात को और आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि एक मजबूत यूरोपीय रक्षा पहचान खड़ी हो सके। तो कुल मिलाकर लेख का सार ये है कि ब्रिटेन और फ्रांस की भव्य मुलाकातों के पीछे असल मुद्दा ये है कि क्या ये दोनों देश अब पुरानी खटास को पीछे छोड़कर यूरोप की सुरक्षा के लिए नई जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं और क्या वे मिलकर अमेरिका के पीछे हटते साए में यूरोप की अगुवाई कर सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख अमेरिकी पाठकों को एक कड़वा सच दिखाता है कि दुनिया की सबसे सस्ती, तकनीक से भरपूर और तेजी से बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारें अब चीन में बन रही हैं, लेकिन अमेरिका उन्हें अपने देश में आने ही नहीं दे रहा। BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स नाम की चीनी कंपनी, जिसे कुछ साल पहले तक कोई जानता नहीं था, अब टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है। इसके बावजूद अमेरिका में लोग BYD की कारें देख भी नहीं सकते क्योंकि सरकार ने भारी टैरिफ लगाकर चीनी कारों को रोक रखा है। लेखक माइकल डन बताते हैं कि समस्या सिर्फ BYD से नहीं है। समस्या ये है कि चीन एक नए तरह का इंडस्ट्रियल मॉडल लेकर आया है जिसमें सरकार खुलकर निवेश करती है, कंपनियों को तकनीक और संसाधन देती है और लंबी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। BYD इसी मॉडल की मिसाल है। वो बैटरी से लेकर कार के हर पुर्जे तक खुद बनाती है, लागत कम रखती है और क्वालिटी पर कंट्रोल करती है और हर साल कुछ नया लेकर आती है। और ये सब इतनी कम कीमत पर करती हैं कि उसकी गाड़ियां अमेरिका में मिल रही कारों की 1/3 कीमत पर चीन में बिक रही हैं। लेख ये भी कहता है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना टैरिफ लगाकर नहीं कर सकता क्योंकि BYD जैसी कंपनियां अब ग्लोबल मार्केट पर कब्जा कर रही हैं। अमेरिका की गाड़ियां अब दुनिया में पीछे छूट रही हैं और डर है अगर यही हाल रहा तो अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ ट्रकों और SUV तक सिमट जाएगी और वो भी अपने घरेलू बाजार तक। लेखक का साफ संदेश है कि अब वक्त है अमेरिका अपनी नींद से जागे। अगर अमेरिका वाकई इस दौर में टिकना चाहता है तो उसे भी चीन की तरह सरकारी योजना, निवेश और तकनीक पर फोकस करना होगा, यानी एक नए किस्म की मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसी मुहिम, लेकिन गाड़ियों के लिए। लेख का लहजा साफ करता है कि ये सिर्फ कारों की बात नहीं है, ये अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक ताकत के भविष्य की बात है। अगर चीन बैटरी, माइंस और सप्लाई चेन पर कब्जा जमा लेता है तो ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। BYD महज एक कंपनी नहीं है, एक चेतावनी है और अगर अमेरिका ने सिर्फ दाम बढ़ाकर या चीन को ब्लॉक करके इस खतरे से निपटने की सोची तो वो खुद को धीरे धीरे वैश्विक मंच से हटा रहा होगा। अल जजीरा का लेख कहता है कि फिलिस्तीनी समर्थक शब्द
अब सच्चाई को ढकने का जरिया बन गया है। लेख में तर्क दिया गया है कि पश्चिमी मीडिया में फिलिस्तीनी समर्थक शब्द का इस्तेमाल अब एक ऐसी भाषा बन चुका है जो शांति, इंसाफ और मानवाधिकारों के पक्ष में हो रहे आंदोलनों को हिंसा और उग्रवाद से जोड़ने का काम करता है। यानी जब कोई गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो मीडिया अक्सर बिना पूरी जांच के उस आंदोलन को प्रो पैलेस्टीनियन बता देती है, जैसे वो किसी खास पक्ष की हिंसा का समर्थन कर रहा हो। लेख में कहा गया है कि शब्द अब केवल एक भ्रामक लेबल बन गया है जो लोगों की सोच को गलत दिशा में मोड़ता है। जैसे किसी रेस्तरां पर हमला हो या आगजनी, अगर अपराधी कुछ भी फिलिस्तीनी से जुड़ी बात कह दे तो मीडिया उसे फिलिस्तीनी समर्थक हमला बताने लगती है, भले ही साक्ष्य अधूरे हों। लेखक कहते हैं जो लोग गजा में बच्चों की मौत, भूख, विस्थापन और बमबारी के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं वे किसी पक्ष की तरफ नहीं खड़े होते, वो इंसानियत के हक में खड़े होते हैं। लेकिन प्रो पैलेस्टीनियन कहकर उनकी बातों को सीमित कर दिया जाता है, जैसे वो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हो। लेख साफ करता है कि गजा कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। गजा इस वक्त बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, जहां अस्पताल मिटाए जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं और दुनिया चुप है। ऐसे में जब कोई आवाज उठती है तो उसे आतंक के समर्थन जैसा बताकर दबाने की कोशिश होती है। लेखक का सुझाव है कि हमें पत्रकारिता और भाषा दोनों में स्पष्टता और ईमानदारी लानी होगी। अगर कोई व्यक्ति न्याय और मानवाधिकारों की मांग कर रहा है तो उसे प्रो पैलेस्टीनियन मत कहिए, कहिए कि वो इंसाफ और इंसानियत के पक्ष में खड़ा है। लेख का सार ये है कि आज जरूरत लेबल लगाने की नहीं बल्कि साफ शब्दों में सच्चाई कहने की है। ये केवल फिलिस्तीन की नहीं, हमारी भाषा और जमीर की लड़ाई है। डॉन में प्रकाशित लेख फिल्म स्पॉटलाइट के बहाने न सिर्फ पत्रकारिता के खोते हुए दौर को याद करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह संस्थाएं जब अपने हितों को लोगों के विश्वास से ऊपर रखती हैं तो उनका पतन निश्चित हो जाता है। लेखक कहते हैं कि स्पॉटलाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस दौर की याद दिलाती है जब अखबारों के पास वक्त, संसाधन और साहस था कि वो महीनों तक एक गंभीर मुद्दे पर रिपोर्टिंग करके सत्ता के किसी भी रूप से सवाल कर सकें। ये फिल्म 2001 में बोस्टन ग्लोब द्वारा कैथोलिक चर्च में बच्चों के यौन शोषण की जांच पर आधारित है, जिसने एक बड़ा पर्दाफाश किया और अखबार को पुलित्जर पुरस्कार भी दिलाया। फिल्म की खासियत यह है कि इसमें ना कोई नाटकीयता है, ना ही कोई रोमांचक ब्रेकिंग न्यूज। सिर्फ चुपचाप, ईमानदार और मेहनती पत्रकारों का काम है जो दरवाजे खटखटाते हैं, दस्तावेज पढ़ते हैं और घटनाओं को जोड़ते हैं। फिल्म ये भी दिखाती है कि किस तरह चर्च जैसी संस्था जो शहर की पहचान थी, लोगों के दिलों में बसी थी, वही अपने भीतर के अपराधों को छिपाने के लिए एक साजिश रचती रही। इस फिल्म के जरिए ये भी सामने आता है कि कैसे मीडिया के लोग जो खुद भी इसी समाज और धार्मिक परिवेश का हिस्सा थे, एक मुश्किल और भावनात्मक लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि सच उजागर करने का मतलब था अपने ही विश्वासों और रिश्तों को चुनौती देना। लेख ये भी बताता है कि उस समय की तरह आज भी बड़ी संस्थाएं तब तक भरोसे के काबिल नहीं बन सकती जब तक वे अपने फायदे को पीड़ितों के दर्द से ऊपर रखती रहें। चर्च का आज भी इस घाव से उबरना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने अपने दोषियों को सजा देने के बजाय सिर्फ उन्हें इधर उधर कर दिया। लेखक का आखिरी संदेश यही है, किसी भी संस्था में जब अपने ही लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज कर सिर्फ अपनी साख बचाने की कोशिश होती है तो वो लोगों का भरोसा खो देती है, और एक बार ये भरोसा टूट जाए तो कोई भाषण या माफी उसे वापस नहीं ला सकते। ये फिल्म और ये लेख दोनों हमें याद दिलाते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ स्कूप या सनसनी नहीं होती, बल्कि इंसाफ के पक्ष में खड़ा होना भी है, खासकर तब जब बाकी सब चुप हों। नवभारत टाइम्स में छपे विजेंद्र गुप्ता के लेख में बताया गया है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भाषा में भी बराबरी जरूरी है। अब दिल्ली विधानसभा अपने नियमों और कामकाज की भाषा को जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग भेद रहित बनाने जा रही है। अब तक सरकारी और संवैधानिक भाषा में ज्यादातर शब्द पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए जाते रहे हैं, जैसे विधायक, अध्यक्ष, सदस्य वगैरह। लेकिन जब महिला जनप्रतिनिधि या अधिकारी आते हैं तो उनके लिए कोई अलग शब्द नहीं होता। इससे लगता है जैसे भाषा में महिलाएं दिखती ही नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा अब इससे आगे बढ़ते हुए ऐसी भाषा अपनाने जा रही है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबरी से देखा जाए, जैसे विजेता के लिए विजेत्री, निवेशक के लिए निवेशिका जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएं। लेख में बताया गया है कि भाषा केवल बोलने का तरीका नहीं होती, बल्कि ये दिखाती है कि समाज में सोच कैसी है।
जब भाषा में बराबरी होगी तो समाज में भी बराबरी की सोच मजबूत होगी। दिल्ली की ये पहल सिर्फ विधानसभा तक नहीं रहेगी, इसका असर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और आम लोगों की भाषा पर भी पड़ेगा। लोग अक्सर अखबारों और सरकारी वेबसाइटों में ऐसी भाषा देखेंगे तो धीरे धीरे वो भी इसे अपनाएंगे। लेखक का कहना है कि ये शुरुआत है, आगे चलकर और सुधार होंगे। हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध भी करें, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर इंसान को बराबरी का हक मिले तो भाषा में भी बदलाव जरूरी है। कुल मिलाकर संदेश साफ है, जब भाषा सबको साथ लेकर चलेगी तभी लोकतंत्र सच्चे मायनों में मजबूत होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।